हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। आज की वीडियो में हम लोग NTA NET JRF 2023 पेपर 1 शिफ्ट 1 का एनालिसिस करेंगे। व्हाई दिस एनालिसिस वी आर डूइंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ जो बच्चों का पेपर हो गया है एंड जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है या जो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि उनका इस बार पेपर क्वालिफाई हो जाएगा इधर नेट और JRF, वेरी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पीपल फ्रॉम एडुसीकर। बट ऐसे बच्चे जिनका शायद कुछ पॉइंट से या कुछ मार्क्स से इस बार क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, बट ऐसे बच्चे जो शायद जून 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे अपना, या कुछ बच्चों का नेट क्वालिफाई हो जाएगा और JRF नहीं हो पाएगा। अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो जून 2023 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको नेट JRF क्वालिफाई करना है पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में। अब पेपर 1 इम्पॉर्टेंट है तो पेपर 1 पढ़ना कैसे है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ हम हमेशा बोलते हैं दैट इज़ टू एनालाइज योर क्वेश्चन पेपर। एंड इफ़ यू पीपल रिमेंबर, प्रीवियस अटेम्प्ट में ही हमने अपना पेपर 1 को लॉन्च किया था। पेपर 1 की हमने टेस्ट सीरीज़, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया था। टाइम बहुत कम था, इसीलिए हम ऑनलाइन ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे एजुकेशन वाइज। सिर्फ हमने आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दी थी और हर एक पर्टिकुलर यूनिट में से पेपर 1 की एक वीडियो हमने आपको यूट्यूब में दी थी। बट वी आर रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि जो हमारी स्ट्रैटेजी थी दैट वर्कड, एंड उसमें से भी देयर वर क्वेश्चन आस्क्ड इन बोथ द शिफ्ट पेपर 1. So let's discuss those questions also one by one. We will be discussing each and every question in detail. So if you genuinely want to crack this examination of NTA NET JRF, then stay tuned. So now let's start with the questions. सबसे पहले हम लोग करेंगे एनालिसिस। अगर एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात जो इस बार देखने को मिली पेपर 1 शिफ्ट 1 में, दैट वाज कि जो क्वेश्चन का डिवीजन था वो काफ़ी ही जेन्युइन बेसिस पे हुआ था, क्योंकि 10 यूनिट होते हैं आपके पेपर 1 में एंड उन 10 यूनिट्स में से इक्वल डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस आए थे। दो टीचिंग एप्टीट्यूड से इस बार 6 क्वेश्चंस थे और रिसर्च एप्टीट्यूड से 4 थे, बट बाकी आप सारे यूनिट्स देखिए उसमें से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज़्यादातर टाइम ऐसा होता था कि DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसमें से तो 5 क्वेश्चंस आने ही हैं, पर बाकी जो यूनिट्स थे उसमें से थोड़ा ना अप एंड डाउन हो जाता था कि कभी कभी एनवायरनमेंट से ज़्यादा आ गए या हायर एजुकेशन से ज़्यादा आ गए, मैथमेटिकल रीजनिंग के ज़्यादा आ गए क्वेश्चंस, बट दिस टाइम द डिवीजन वॉज समवॉट वेरी इक्वल। सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, टीचिंग एप्टीट्यूड से 6 क्वेश्चंस थे, रिसर्च एप्टीट्यूड से 4 क्वेश्चंस थे, एंड बाकी जितने भी यूनिट्स हैं उसमें से 5 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हमने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिए हैं क्वेश्चन पेपर से, तो हो सकता है थोड़ा सा ब्लर हो इमेज, सो दैट इज़ वाई मैं रीड भी करूँगी क्वेश्चंस को, राइट। जो क्वेश्चन था दैट वाज which among the following served as centers of learning and teaching during the ancient period in south part of India, right। तो इसमें ये पूछा गया था, ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से ऐसे कौन से ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो एंशियंट टाइम में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग थे। सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन डी, विच इज़ A, B and C। अगर आपको बेसिक नॉलेज है सेंटर्स ऑफ लर्निंग की, एंड अगर आपने हायर एजुकेशन का स्टार्टिंग पोर्शन पढ़ा है दैट इज़ एंशियंट इंस्टीट्यूशंस, और आपको हिस्ट्री पता है, तो आप इसमें बहुत ही एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली करेक्ट आंसर दे सकते थे। हाउ? बिकॉज देखिए बहुत डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन में देखिए एक वर्ड जो है दैट इज़ एंशियंट पीरियड, राइट, और जो ऑप्शन में दे रखा है जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ABC। So basically, maktabs were no doubt the centers of learning and teaching, but they were during the medieval period. So medieval period में maktabs थे, but it was not part of your ancient period, right? So ancient period में there were Agrahas, Ghatika and Brahmapuri. So इनको हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन तीनों को हम लोग और डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो एंशियंट टाइम था, जो सदर्न इंडिया था, वो जाना ही जाता था अपने रिच हेरिटेज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग के लिए, ठीक है। अब अग्रहास, घातिका, ब्रह्मपुरी जो हैं वो एंशियंट सेंटर्स थे लर्निंग और टीचिंग के, एंड ये जो सेंटर्स थे ये स्कूल्स की तरह होते थे, या आप कह सकते हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ की तरह होते थे जहाँ स्टूडेंट्स जाते थे एंड दे यूज्ड टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो अग्रहास था वो सेंटर था, सेंटर ऑफ लर्निंग इन विच students would learn about
वेदास के बारे में बच्चे पढ़ते थे, एंड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म एक्सेट्रा। और ये जो सेंटर्स थे दे वर मेनली लोकेटेड इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। Then if we talk about Ghatika, so basically Ghatika was a center of learning in which students learn about mathematics. बच्चे एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे, मैथमेटिक्स पढ़ते थे, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते थे जाके। एंड अगर प्रेजेंट डे की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। सो जो ब्रह्मपुरी है वो भी एक सेंटर था लर्निंग का, जहाँ स्टूडेंट्स जाते थे, बट इट वाज बेसिकली प्राइमरीली फॉर मेडिसिन, सर्जरी एंड उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स। और अगर करेंटली बात करें इनकी लोकेशन की, सो दैट इज प्रेजेंट डे कर्नाटका। सो बेसिकली दीज वर द सेंटर्स ऑफ लर्निंग जो बहुत इंपॉर्टेंट थे ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। और जो स्टूडेंट्स होते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, वो इन सेंटर्स में जाते थे नॉलेज गेन करने के लिए, राइट। सो यस, moving towards the next question. So the next question that was asked was, which commission of education in India expressed the opinion that to avoid famine in the country, the production of food must be doubled in the next 15 years and maintain an adequate growth after. So इसका जो correct answer दे रखा है आंसर की हिसाब से, दैट इज ऑप्शन डी, विच इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। बट ये जो क्वेश्चन है दैट विल मोस्ट लाइकली टू बी ड्रॉप्ड, क्योंकि इसमें दिक्कत ये थी कि इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और राधा कृष्णन कमीशन दोनों ही ऑप्शन दे दिए। अब जो राधा कृष्णन कमीशन है इसी को हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, right? So basically the correct answer is option D, that is University Education Commission, and it upheld this statement. But on factual basis options में राधा कृष्णन कमीशन भी है, so बच्चे confuse हो सकते हैं, तो इसीलिए this question will be most likely to be dropped. But still let's also discuss some of the facts regarding this commission. So basically जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसको हम लोग राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो कमीशन था उसको उनके जो बिकॉज जो कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे दैट वाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो इन्हीं के So basically this commission was named after him. So basically this commission was established to investigate the situation of Indian university education and then make recommendations for improvements. Now moving towards the next question. So the next question is, which of the following major initiatives have been taken by UGC with a mission to address ethical practices in research and publications? सो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, और इसकी अगर बेसिक स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊं तो सबसे पहले इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो एब्रीविएशंस है ना इनका फुल फॉर्म दे रखा है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है अच्छे से तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं इसमें बहुत क्लियरली लिखा है एथिकल प्रैक्टिसेस इन रिसर्च एंड पब्लिकेशंस। एंड अगर आप इनके एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म देखें तो इसमें दो तो ऑप्शंस आपको इसमें डायरेक्टली जिसमें रिसर्च का जिक्र है, तो ये तो ऑप्शंस ऑब्वियसली इसमें इंक्लूड होंगे। मतलब अगर आप लेमैन हैं और आपको इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता, तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि अगर आपको एक ब्लैंक आंसर देना था, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो अगर आपको ब्लैंक भी लगाना था तो आपको ऐसे ऑप्शंस चूज़ करने थे जिसमें बी और सी ऑप्शन तो जिसमें से सी और डी ऑप्शन तो होता ही। सो जो तीनों ऑप्शंस हैं इनको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम केयर जो एब्रेविएशन है दैट इज़ कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, इसको डिस्कस करें। सो बेसिकली इसको क्रिएट किया गया था ताकि मेंटेनेंस किया जाए रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल्स। सो क्वालिटी जर्नल्स की रेफरेंस लिस्ट को मेंटेन करने के लिए ये कंसोर्टियम बनाया गया था बाय यूजीसी। देन इफ वी टॉक अबाउट मूल्य प्रवाह, सो बेसिकली ये एक एक्सपर्ट कमिटी थी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय यूजीसी, and it was developed to form the guidelines entitled Mulya Prabha, that was inculcation of human values and professional ethics in higher education institutions. Then if we talk about GARP, that is guidance document on good academic and research practices. So basically UGC ने ये रिलीज किया था गाइडेंस डॉक्यूमेंट टू बूस्ट क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च एंड टू कर्ब प्लेगरिज्म। जो प्लेगरिज्म लोग करते हैं रिसर्च में उसको कैसे हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। बट इसमें दो स्कीम्स और मेंशन है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो जीवन कौशल, सो जो जीवन कौशल जो स्किल है दैट इज़ द प्रोग्राम विच इज़ ऑन लाइफ स्किल्स एंड इट एम्स एट इंकलकेटिंग इन स्टूडेंट्स बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है। और अभी इसको रिवाइज किया गया है NEP 2020 के रिकमेंडेशंस के ऊपर। एंड सेम एंड देन इफ वी टॉक अबाउट दीक्षा, सो जो एक्रोनिम है दैट स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज
फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, अब ये इनिशिएटिव है एनसीईआरटी का, और बेसिकली ये जो पोर्टल है इसको बेसिकली ये जो पोर्टल है ये क्या करेगा, ये इनेबल करेगा, एक्सेलरेट करेगा और एम्पलीफाई करेगा सॉल्यूशंस जो टीचर एजुकेशन की फील्ड में है, ताकि टीचर्स को एड किया जाए, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स इन देयर सब्जेक्ट एंड ऑल्सो गेट वेल ट्रेन्ड। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, 2 स्टेटमेंट दे रखी थी, इसमें से आपको चूज करना था कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है। क्यों? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को स्टैब्लिश किया जाता है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया आर बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, और इनको स्टैब्लिश किया गया था पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू अंडर द परव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ये कहती है दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल एक्ट एज द विजिटर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो गलत है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो विजिटर है दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ये किस एक्ट के थ्रू है? इट इज़ अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 2009, जो ये स्टेट करता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है दैट शैल बी द विजिटर ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, right? So it is not the prime minister, it is the president who is the visitor of the central university. So hence second statement is wrong and the first statement is correct. Moving towards the next question. So the next question is, which of the following Education Commission of India noted that it is obvious that if higher education is not radically improved, our administration and technological progress, our intellectual standard and social advance will be most seriously handicapped. So ये जो statement थी कौन से कमीशन ने दी थी? So you have the following options and the correct answer is option A, that is कोठारी कमीशन. So now क्योंकि कोठारी कमीशन से क्वेश्चन आया, let's discuss this question. Let's discuss कोठारी कमीशन. So कोठारी कमीशन basically अपॉइंट किया गया था by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ओवरहॉल द इंडियन एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, अब इसको फॉर्म किया गया था ऑन 14 जुलाई 1964, बट कोठारी कमीशन को डिसॉल्व भी कर दिया गया था ऑन 29 जून 1966। ठीक है, इसे फॉर्म किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी, एंड ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था दैट हु वाज द चेयरमैन ऑफ कोठारी कमीशन, और इनका पूरा नाम बताना था, DS कोठारी, OS कोठारी। सो यू शुड ऑल्सो नो दैट जो चेयरमैन थे हिज फुल नेम वॉज दौलत सिंह कोठारी, दैट इज DS कोठारी ना। ये चेयरमैन थे उस टाइम पे UGC के, एंड कोठारी कमीशन जो था वो 6th कमीशन था इंडिया का, ठीक है, एजुकेशन वाइज पोस्ट इंडिपेंडेंस में, बट इट वाज द फर्स्ट कमीशन who was mandated to comprehensively deal with the education sector of India, and इसीलिए इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। सो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड, राधा कृष्णन कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, और जो कोठारी कमीशन है इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। Now moving towards the next question. So the next question is, in this question it was asked that which of the following volatile organic compounds are emitted from anthropogenic sources only, right? Anthropogenic sources मतलब जो human activities से वजह से compounds release होते हैं, ठीक है। So इसमें जो correct answer है वो दे रखा है option B, that is B and E only, which is benzene and toluene. सो बेसिकली वोलेटाइल, सबसे पहले जानते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। देखिए, बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एयर में होते हैं जब हम लोग सांस लेते हैं, राइट। सो इसीलिए इन्हें वोलेटाइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ईजिली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और दे कैन एंटर इनटू आवर बॉडी बाय एयर व्हेन वी ब्रीथ। अब ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, पेंट में होता है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में हो जाते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, एंड इवन सम टाइप ऑफ प्लांट्स। अब जब हम लोग ब्रीथ करते हैं सो दे समटाइम्स कॉज प्रॉब्लम्स फॉर हेल्थ, and that is why they cause headaches, dizziness and even serious health problems. So that is why it is very important कि हम लोग केयरफुल रहे ऐसे प्रोडक्ट्स से जो VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंटेन करते हैं। सो अगर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स की बात करी जाए, सो दीज इंक्लूड्स बेंजीन, देन फॉर्मेल्डिहाइड, देन क्लोराइड, देन tetrachloroethylene, toluene and xylene. Then moving towards the next question. So the next question is,
मैच ऑफ द स्टेटमेंट। सो इसमें आपको रिस्क असेसमेंट स्टेप्स दे रखे थे और उनको जो मेथड्स दे रखे थे उन्हें आपको करेक्टली मैच करना था। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ जो आपका हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन है, दैट इज़ मैचिंग विद ऑप्शन फोर्थ। कैसे? देखिए, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है हैज़ार्ड को, एंड व्हाट ऑप्शन 4 सेज and what point 4 say is that it is a process of determining whether or not a particular chemical is linked to a particular health effect or not. So obviously इसमें भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई जो केमिकल है वो हेल्थ इफेक्ट पे कॉज कर रहा है या नहीं, so hence A will be matching with fourth. Then the next is डोज रिस्पॉन्स असेसमेंट। तो ऑब्वियसली जो हम डोज दे रहे हैं उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको असेस करने के लिए कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, वो है point third, that is characterizing the relationship between the dose received and the adverse health effect. So जो डोज मिली है उसको कंज्यूम करने के बाद क्या हेल्थ का इफेक्ट रहा है, तो उसे असेस करने के लिए, राइट। सो बी विल बी मैचिंग विद थर्ड, एंड जो सी वाला है दैट इज एक्सपोजर असेसमेंट, दैट इज विद फर्स्ट पॉइंट विच इज डिटरमाइनिंग द साइज एंड द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन दैट हैज़ बिन एक्सपोज्ड टू टॉक्सिकेंट्स। सो यू कैन सी कि इसमें हम लोग साइज़ और जो पॉपुलेशन का नेचर है, जो मतलब टॉक्सिकेंट्स के कॉन्टैक्ट में आया है, एक्सपोज हुआ है, उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इट विल बी मैचिंग विद एक्सपोजर असेसमेंट। एंड द फोर्थ इज दैट इज़ दी रिस्क कैरेक्टराइजेशन। सो ये मैच होगा आपका पॉइंट सेकेंड से, दैट इज़ estimation of the magnitude of the public health problem, right? So hence this was the correct match. Now the next question is related to ISA, that is International Solar Alliance. एंड ISA का हमने अपने टेस्ट सीरीज़ में भी काफ़ी डिटेल में बताया था, तो जिन लोगों ने वो टेस्ट सीरीज़ ली थी वो इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाए होंगे। सो बेसिकली डिस्कस करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि दोनों जो स्टेटमेंट दे रखी है रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखिए, जो इंटरनेशनल पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था उसे लॉन्च किया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP24, बल्कि ऐसा नहीं है, इसको लॉन्च किया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP22। सो ISA फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट था उसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था ऑन 15 नवंबर 2016 ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP22। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो कहती है कि जो ISA था उसे लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। सो बात सही है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया, पर जो प्रेसिडेंट्स के जो नाम हैं, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के जो नाम हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज ISA को लॉन्च किया गया था बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलैंड। सो इमैनुअल मैक्रोन नहीं थे, फ्रांकोइस होलैंड थे। So this initiative was launched at the UN Climate Change Conference in Paris on 30th November by the Indian Prime Minister Narendra Modi and French President Francois Hollande. अगर हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो बेसिकली ये है क्या, ये देखिए ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि प्रमोट कर पाए हम लोग अडॉप्शन और यूज़ सोलर एनर्जी का, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, इंडिया में, एंड करेंटली 120 कंट्रीज से ज़्यादा इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? ISA का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि दैट इट सीक्स टू प्रमोट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, राइट। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था, मीनिंग ऑफ सुनामी इज। ना इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो गए हार्बर वेव एंड ओशियानिक अर्थक्वेक में। सो बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ हार्बर वेव। क्यों? देखिए, इसमें मीनिंग पूछा गया है सुनामी का, सुनामी क्यों कॉज होती है वो नहीं पूछा गया है। सो सुनामी का अगर मीनिंग देखा जाए तो सुनामी जो वर्ड है वो एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब ही है हार्बर वेव। सो बेसिकली सुनामी इज़ अ जापानीज टर्म दैट मीन्स हार्बर वेव। और बेसिकली सुनामी क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ ओशन वेव्स दैट आर टिपिकली जनरेटेड बाय लार्ज स्केल डिस्टर्बेंसेस ऑफ द ओशन, जैसे कि सच एज अर्थक्वेक्स या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस या फिर लैंडस्लाइड्स, ठीक है। इसका नाम हार्बर वेव क्यों है? बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट जो सुनामी है दैट कॉज लार्ज वेव्स दैट कैन एंटर द हार्बर्स एंड द coastal areas, so causing extensive damage to buildings and infrastructure. So that is why. Moving towards the next question. So the next question is, you have the following statements. Now you have to choose the correct answer. So आपको दो statements दे रखी हैं,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है सबसे पहले वो जान लेते हैं, वो है ऑप्शन डी, दैट इज जो स्टेटमेंट पहली है वो गलत है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो जो पहली स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है देखते हैं। तो इसमें पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि टर्बुलेंट एंड रैपिडली फ्लोइंग वाटर्स आर जनरली डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन। तो जो ऐसा वाटर है जो फ्लो कर रहा है या फिर रिवर स्ट्रीम्स हो गया इसका एग्जाम्पल, तो ऐसा जो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो डिप्लीट हो जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है देखिए, जो रैपिडली मूविंग वाटर होता है जैसे कि माउंटेन स्ट्रीम में हो गया या रिवर्स में हो गया, उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, कम नहीं होता है। बल्कि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसमें जो ऑक्सीजन डिमांड होती है ना, जो ऑक्सीजन होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है लेक्स वगैरह में, उसमें बैक्टीरियाज और अदर ऑर्गेनिजम्स पल जाते हैं, एल्गी वगैरह, तो ये सब ऑक्सीजन कंज्यूम करते रहते हैं। पर जो रैपिडली फ्लोइंग वाटर होता है उसमें ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हो पाते हैं, तो इसीलिए जो ऑक्सीजन होती है वो उसमें ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है। तो इसीलिए पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है कि एडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज सीवेज और पेपर पल्प टू वाटर स्टिमुलेट एक्टिविटी एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय डिकम्पोजर्स। सो ये सही बात है कि जब आप ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, राइट? तो वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ऐसे डिकम्पोजर्स, देयरफॉर देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन दिस स्ट्रीम and the microorganisms use more oxygen, so hence the correct second statement is correct. Moving towards the next question. So the next question is that which of the following are the features that allow you to manage the window desktop environment. अब desktop का जो environment है Windows का, उसमें आप क्या क्या changes ला सकते हैं, इसमें से आपको choose करना था। and the correct answer for this question is option C, which is A, B and E. अब ए बी ई क्या है? ए में है आपका क्रिएटिंग शॉर्टकट्स, आप शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप की विंडो पे, राइट? आप फोल्डर्स को रीनेम कर सकते हैं, ऑल्सो करेक्ट, यू कैन रीनेम फोल्डर्स जो भी आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पे हैं विंडोज़ की। एंड देन ऑल्सो यू कैन एडजस्ट आइकन साइज, तो आइकन साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रही बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और एंड क्रिएटिंग ऑटो शेप्स, तो जो ऑटो शेप्स हैं वो आप डेस्कटॉप की विंडोज़ पे तो नहीं क्रिएट कर सकते, आप पीपीटी में या फिर आप किसी फंक्शनल ऐप पे इसे कर सकते हैं, राइट? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी आप डायरेक्टली डेस्कटॉप के विंडोज़ पे तो नहीं करते, आप ऑब्वियसली आपके पास या तो कोई ऐप इंस्टॉल्ड होगी, ठीक है, या फिर आप वेब पे जाके वाया यूजिंग सम लिंक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। सो हेंस जो प्राइमरीली चीज़ें आप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते थे, दैट वर ए, बी एंड E. So hence the correct answer was option C. Moving towards the next question. So the next question is, which of the following statements about network computers are true? So आपको network computers के बारे में कौन सी statement सही है वो बतानी थी, ठीक है? तो जो correct answer था that is option A, which is A, B and D. तो सबसे पहले आप ये network computer या computer networking इसके बारे में जान ले। तो देखिए, जो computer networking होती है वो रिफ़र करते हैं हम लोग इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर डिवाइसेस को। और ऐसे कंप्यूटर डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, नेटवर्क जो होते हैं दे कैन एक्सचेंज डाटा और अपने रिसोर्सेज को ये शेयर कर सकते हैं, फाइल्स शेयर कर सकते हैं ईच अदर के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ। और ऐसे जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं ये सिस्टम ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं जो जिससे हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। सो बेसिकली दे ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन ओवर फिजिकल और वायरलेस टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। अब कंप्यूटर नेटवर्क में आपके एग्जांपल्स हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सो अब हम लोग वापस जाते हैं स्टेटमेंट्स में। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो नेटवर्क यूजर्स होते हैं दे कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट ही है। देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट फाइल्स कैन ईजिली बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर नेटवर्क में या नेटवर्क कंप्यूटर्स में आप लोग फाइल्स ईजिली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो डी स्टेटमेंट है दैट सेज दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर मैनी यूजर्स टू एक्सेस एंड शेयर वन प्रिंटर ऑन अ नेटवर्क, ये भी करेक्ट है, ठीक है, आप लोग डिवाइसेस भी शेयर कर सकते हैं। बट जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, दैट इज वायरसेस कैन नॉट बी स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू आउट अ कंप्यूटर नेटवर्क, बल्कि ऐसा नहीं है, वायरस जो होता है वो स्प्रेड कर सकता है। देखिए, सो बेसिकली कंप्यूटर वायरस होता क्या है, इट इज़ अ मैलिशियस प्रोग्राम जो इन्फेक्ट कर देता है किसी भी कंप्यूटर को, और ये अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता है और स्प्रेड कर सकता है दूसरे कंप्यूटर्स में बाय वेरियस मीन्स। सो जब एक कंप्यूटर वायरस स्प्रेड करता है दूसरे कंप्यूटर्स में, इट इज़ नोन एज नेटवर्क वायरस।
अच्छा, जो नेटवर्क वायरसेस जो होते हैं वो स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू वेरियस मीन्स सच एज ईमेल अटैचमेंट्स, फाइल्स के थ्रू, शेयर्ड फाइल्स के थ्रू, ठीक है, या फिर वेबसाइट्स के थ्रू. सो येस, वायरसेस कैन बी स्प्रेड टू अदर computers through a computer network, right? Moving towards the next question. So the next question is using broadband to connect to the internet has many benefits. Now which of the following statements are true in this context? तो ब्रॉडबैंड से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इसमें से कौन सी सही हैं? सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज बी एंड सी ओनली. सो बी स्टेटमेंट है कि ये जो कनेक्शन है वो अलाउ करता है वायरलेस कनेक्शन को, और सी स्टेटमेंट है दैट यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. सो सबसे पहले जानते हैं ये बेसिकली होता क्या है ब्रॉडबैंड कनेक्शन. सो देखिए, जो टर्म है ब्रॉडबैंड, दैट कॉमनली रिफर्स टू हाई स्पीड इंटरनेट access that is always available and is faster, ठीक है. जो and further it includes high speed transmission technologies जैसे कि केबल, मॉडम्स, फाइबर, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, ठीक है. बट सो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं बी और सी वो इसके बारे में सही हैं. अब जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जो कनेक्शन है वो अलाउ नहीं करता कि आप लैंडलाइन फ़ोन्स को भी यूज़ कर सकें एट द सेम टाइम जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं. सो ये बात सही नहीं है. आपने फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, इंडिया में तो BSNL का अगर कनेक्शन है आपके पास वाईफाई का, ठीक है, तो आपको लैंडलाइन का कनेक्शन भी फ्री में दिया जाता है, या फिर लैंडलाइन का अगर आप कनेक्शन लेते हैं, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन, आपको इंटरनेट का कनेक्शन फ्री मिलता है, एंड दोनों आप साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने इसका इंटरनेट यूज़ करा है ब्रॉडबैंड का तो आप लैंडलाइन फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते. इट्स नॉट द केस. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके दो स्टेटमेंट के फॉर्म में है. इसमें भी आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एंड जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो फॉल्स है और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो ट्रू है. तो ऐसा क्यों है? देखिए, पहली स्टेटमेंट में ये दे रखा है कि जो ईमेल सिस्टम होता है उसमें जो BCC है वो उस बेसिकली दैट अलाउज रेसिपेंट्स कि वो विजिबल कर सके टू ऑल अदर रेसिपेंट्स ऑफ द मैसेज. बेसिकली देखिए, ईमेल में दो चीज़ें हैं, CC और BCC, जिससे कंफ्यूज करके हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है ICT वाले पार्ट से. तो इनका अभी जो हम लोग अभी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं. देखिए, जब हम ईमेल को भेजते हैं कि जो CC जो एब्रीविएशन है वो यूज़ होता है एज कार्बन कॉपी. सो इफ़ यू एवर रिसीव्ड अ मेल जो CC में है, CC ईमेल है, सो आपने देखा होगा कि जो वो मेल आपको भी एड्रेस किया गया है, एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ अदर पीपल्स जिनको वो मेल एड्रेस किया गया है, और वो लिस्ट आप देख पाते हैं. पर BCC में क्या है? BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. सो BCC में भी आपको कॉपीज़ भेजी जाती हैं ऑफ एन ईमेल्स, और दूसरे लोगों को भी भेजी जाती है. पर डिफरेंस इसमें ये है कि आप CC में तो देख सकते हैं रेसिपिएंट्स को, ठीक है, बट BCC में आप नहीं देख सकते. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बिकॉज द अदर रेसिपिएंट्स won't be able to see that someone else has been sent a copy of that mail, right? So hence statement first is false. सेकेंड स्टेटमेंट है VoIP से रिलेटेड, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो अगर आपको देखिए, इसीलिए मैंने पिछली बार जब मैंने प्रिपेयर कराया था ICT, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग अगर एब्रीविएशंस भी अच्छे से करके जाते हैं ICT में, तो कहीं ना कहीं आप आंसर करेक्ट कर पाएंगे. क्योंकि अगर जिन बच्चों को VoIP का अगर फुल फॉर्म भी पता है तो भी शायद वो लोग इसका आंसर सही करके आए होंगे, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो अगर आपको एब्रीविएशन पता है, आपको एब्रीविएशन से पता चल रहा है कि ये इट इज़ बेसिकली द यूज़ ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स. सो बेसिकली VoIP दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है कि आप which allows you to make voice calls by using internet connection instead of regular phone line, ठीक है. और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका Skype, WhatsApp calling etc. Moving towards the next question. So the next question is what is exactly cloud computing? So इसमें cloud computing जो है उसका स्टेटमेंट क्या सही है, सो वो आपको चूज़ करना था कौन सा ऑप्शंस में से एकदम एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग को सही से डिस्क्राइब करता है. So you have the following options, and the correct answer was option C, that was computing resources that can be accessed on demand and like electricity from a utility, right? So देखिए, cloud computing क्या होता है? Basically computing resources that can be accessed on demands.
देखिए ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो इनेबल करती है यूजर्स को कि वो एक्सेस कर सके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की, जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज, डाटाबेस या फिर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट ऑन अ पे एज यू गो बेसिस। ठीक है, तो आपको पूरा जो फिजिकल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है वो ओन करने की ज़रूरत नहीं, फिजिकल एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि आप यू कैन रिलाई ऑन क्लाउड सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करेंगी एंड डिलीवर करेंगी आपकी रिसोर्सेज एज अ सर्विस, राइट। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट टाइप, साइज एंड इंडस्ट्री की जो क्लाउड सर्विसेज को अवेल करती हैं, जैसे कि फॉर डाटा बैकअप या फिर डिजास्टर रिकवरी, ईमेल, वर्चुअल डेस्कटॉप, इन सब चीज़ों के लिए। सो हेंस the correct answer is option C. Then the next question is, according to classical Indian school of logic, Nyay, which of the following argument involve the fallacy of sadharana, middle term being too wide? So देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। ऐसा क्यों? देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि साधारणा क्या होता है। सो बेसिकली जो इंडियन क्लासिकल न्याय बेसिकली इन द क्लासिकल न्याय इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, जो फैलेसी है साधारणा की, उसे हम लोग जानते हैं ऑल्सो नोन एज द फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। ठीक है, एंड इट अकर्स व्हेन द मिडिल टर्म इन अ सिलॉजिज्म इज टू वाइड और जनरल टू एस्टैब्लिश अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द टू अदर टर्म्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। तो अगर पहला प्रेमिस है जो ये कहता है कि ऑल डॉग्स हैव 4 legs, और जो सेकेंड प्रेमिस है वो कहता है ऑल कैट्स हैव 4 legs, और कंक्लूजन कहता है कि देयरफॉर ऑल डॉग्स आर कैट्स। सो अब इस एग्जाम्पल में जो मिडिल टर्म है जो है 4 legs, वो टू वाइड हो गया बिकॉज इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू डॉग्स और कैट्स अलोन। Now this means that just because both dogs and cats have 4 legs, it does not necessarily mean that all dogs and cats are cats, right? So ये जो syllogism है that is invalid because the middle term is too wide to establish a logical connection between the two other terms. So यही अगर हम relation देखिए इन सारे options में से, तो correct answer is option C, that the hill has fire because it is knowable, right? So hence the correct answer is option C. Moving towards the next question. So the next question is, so syllogism से इस बार काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले। So ये जो क्वेश्चन था that was from syllogism only, you can say classical square of opposition. So इसमें ये पूछा गया था that which of the following statements are so related that one is the denial or the negation of the other, right? So इसका जो correct answer था वो था option C, that is A and D. क्यों? देखिए A कहता है all aeroplanes are polluting vehicles and D कहता है some aeroplanes are non-polluting vehicles. So ये जो A and D are such related कि that one is the denial or the negation of the other. कैसे? देखिए जो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है उसमें जो प्रोपोजिशन है that one is the denial of the other आर ए एंड ओ प्रोपोजिशंस। ठीक है, इसे हम लोग अब कॉन्ट्राडिक्टरी के नाम से भी जानते हैं। सो कॉन्ट्राडिक्टरी में ए होता है क्या? जो ऑल ए आर बी, ठीक है, और ओ क्या होता है? सम ए आर नॉट बी। सो अगर हम इसी लॉजिक को लगाएं ऑल ए आर बी, तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से दैट इज नंबर ए, ऑल एरोप्लेन्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स। देन ओ अगर हम देखें सम ए आर नॉट बी, सो दैट इज some aeroplanes are not polluting vehicles. So hence the correct relation is between A and D. Moving towards the next question. So the next question is, if the statements no aeroplanes are electric vehicles is given as true, then which of the following statements can be immediately inferred to be true? So hence the correct answer is option C, which is some aeroplanes are not electric vehicles. देखिए अगर स्टेटमेंट नो एरोप्लेन्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज गिवन टू बी ट्रू, तो जो इसका इमीडिएट रेफरेंस होगा दैट कैन बी ड्रॉन इज सम एयरप्लेन्स आर नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ subaltern relationship in the classical square of opposition. अब subaltern basically is subalternation opposition is the relation between two propositions जो इनमें सेम सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, पर इनकी जो क्वांटिटी होती है ना वो डिफर करती है, और क्वांटिटी क्या हो गई? यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। सो अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो जो पर्टिकुलर है वो भी ट्रू होगा। सो इसमें यूनिवर्सल क्या है? दैट इज ई, विच इज
सो यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर में क्या आ गया आपका ई एंड ओ. सो ई इज योर नो एरोप्लेन्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो आपका स्टेटमेंट में दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में. सो इसका जो जो इमीडिएटली इससे इन्फर्ड होगा दैट विल बी ओ, विच इज सम एरोप्लेन्स आर नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन. So hence the correct answer is option C. So moving towards the next question. So जो next question है that is from your fallacies. So question में पूछ रखा है that soft drink sectors has shown good growth in profits over past few years. Therefore we can conclude that each individual soft drinks company is making good profits. Now above argument is an example of which of the following fallacies? सो देखिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैलेसी ऑफ डिवीजन. हाउ? देखिए जो फैलेसी ऑफ डिवीजन होती है बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ट्रू है, जो होल है, अगर वो ट्रू है तो जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो भी ट्रू होंगे. So in other words, this fallacy occurs when someone asserts that a property or characteristics of a group or an object applies to each individual member or part of that group or object. For example, जैसे अगर कोई आर्ग्यू करता है कि एक जो कार है वो मेटल से बनी हुई होती है, ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि उस कार का हर एक पार्ट जो है वो मेटल से ही बना है, क्योंकि जनरली हम लोग बोलते हैं कि कार मेटल से बनी होती है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट ट्रू कि हर उसका जो पार्ट है कार का वो मेटल से ही बना हुआ है. सो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ फैलेसी ऑफ डिवीजन बिकॉज all parts of car are not made of metals such as seats, tires. तो ये तो मेटल से नहीं बने हुए होते हैं, राइट. सो ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स सेक्टर है उसने बहुत अच्छी ग्रोथ शो करी है पास्ट फ्यू ईयर्स में. सो इसलिए वो कंक्लूड कर रहे हैं कि जितने भी इंडिविजुअल सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी हैं वो गुड प्रॉफिट बना रही हैं, राइट. सो इसीलिए इसे कहा जाएगा फैलेसी ऑफ डिवीजन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी प्रॉफिट बना रही हो, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर का ग्रोथ चाह रहा है. हो सकता है कोई कंपनी जो हो वो इतना अच्छा कंपैरेटिवली वर्क नहीं कर रही हो, राइट. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ योर नंबर सीरीज. सो इसमें आपको करेक्ट बताना था कि 369 के बाद क्या ऑप्शन में से करेक्ट आएगा. तो अगर आपको याद हो, जब मैं आपको रीजनिंग की क्लास कराई थी, मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग की यूट्यूब पे, तो मैंने इसमें आपको नंबर सीरीज़ कराते में बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो डिफरेंस है या तो ये डिवीजन की वजह से आया है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है, और अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं नंबर और बहुत एक्सटेंसिवली इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन की वजह से हो रहा होगा. तो सेम इसमें ना जो लॉजिक लगाना था, और इसमें बेसिकली 2 लॉजिक लगे थे. तो अगर बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विच इज़ 1851. अब ये 1851 कैसे आया? देखिए जो पैटर्न जो फॉलो हो रहा था इस नंबर सीरीज़ में वो ये था, जब हम लोग 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ और अगर हम उसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या आता है 13, ठीक है. अगर आप पहले 2 को सॉल्व करते ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते थे. और जब हम 13 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इसमें अब हम लोग इस बार 3 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 29. अब ऐसे ही ये सक्सेसिव बढ़ता चला जाएगा. 29 को हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड करेंगे तो आता है 91. देन 91 को हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड करेंगे तो आपका आता है 369. और ऐसे ही हम लोग 369 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 6 ऐड करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 1851. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि जो बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्शन का क्वेश्चन था, पर इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए ऑप्शंस में. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए तो ये इस टाइप का डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन भी हमने आपको मैथमेटिकल रीजनिंग की वीडियो में कराया था. सो सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग में जो टॉपिक्स मैंने पिकअप करे उसमें से क्वेश्चंस आए. फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशंस का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कोडिंग डिकोडिंग के किए थे, डायरेक्शंस के किए थे, नंबर सीरीज़ के किए थे, और ये चारों में से ही क्वेश्चंस आए हैं इस बार, राइट. सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको इसकी ईजी टेक्निक बताई थी कि क्योंकि हम लोग सोशल साइंस के बच्चे होते हैं, मैथ्स इतनी अच्छी होती नहीं. अगर मैथ्स इतनी अच्छी होती तो हम लोग इस मैथ्स में उलझते ही नहीं इस एग्ज़ाम में, राइट. तो बहुत ईजी चलो, बहुत ईजी स्टेप्स वाइज चलो. एंड ये बात मैं मानती हूँ कि जो पेपर था वो काफ़ी लेंदी था.
कीपिंग इन माइंड कि पेपर पॉलिटिकल साइंस का और पेपर 1 दोनों ही बहुत लेंदी आए थे, उस टाइम में मैनेज करना इट वाज अ टफ डील। सो अगर इस क्वेश्चन को आप लोग बेसिकली सिर्फ बनाओ, ड्राइंग मतलब डायरेक्शंस फॉलो करते करते आप बनाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब स्टेटमेंट को फॉलो करना, जब ऐसे क्वेश्चंस आए ना इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस डायरेक्शंस के, तो सिर्फ आप एक छोटा स्टेटमेंट पहले पढ़ो, उसको ड्रॉ करो और फिर आगे बढ़ो, ऐसे आप अपना पूरा आंसर सॉल्व कर लोगे। देखिए तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो एक गर्ल है, अ गर्ल स्टार्ट्स वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट यू, तो वो साउथ में आती है यू की तरफ, ठीक है। कितना वॉक करती है? वो वॉक करती है 50 मीटर्स, ये हमने लिख दिया 50 मीटर्स वो वॉक करती है। फिर वो साउथ में आने के बाद 50 मीटर्स वॉक करने के बाद शी टर्न्स टू हर राइट एंड देन वॉक 30 मीटर्स, ठीक है, ये इधर लिख दीजिए, राइट में अगर जाएंगी एंड देन 30 मीटर्स ये वॉक करती हैं। देन शी अगेन टर्न्स टू राइट एंड वॉक 40 मीटर्स, अब ये राइट टर्न करेंगी एंड 40 मीटर्स देन शी वॉक, ठीक है। एंड देन फाइनली शी मूव टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट इस डायरेक्शन में, राइट, तो अब ईस्ट में ये 40 मीटर्स वॉक करती हैं एंड 40 मीटर्स वॉक करने के बाद एक पॉइंट आता है W जहाँ ये स्टॉप हो जाती हैं। तो आपको बताना है कि ये U से W के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मतलब जो गर्ल है वो उसने U से स्टार्ट किया था, सो हाउ फार इज द गर्ल फ्रॉम द पॉइंट U। अब ये आप देखिए ये छोटा ट्रायंगल सा बन गया है, और जब ये ट्रायंगल बना है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है पाइथागोरस थ्योरम से, जो हमने अपनी सेकेंडरी या यू कैन से सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ठीक है। अब जो AB है वो हमें पता चल गया, देखिए AB क्या है 10, कैसे देखिए ये टोटल 50 है और इधर से 40 में आया तो ये 10 बचा, ठीक है। और जो BC है वो भी कितना है? वो भी 10 है, कैसे देखिए ये जो लेंथ दे रखी है वो 30 दे रखी है, पर इसने जब ईस्ट में वॉक करा फाइनल पोजीशन में तो वो उन्होंने 40 मीटर वॉक किया तो ये एक्स्ट्रा 10 आ गया। सो आपका जो BC हो गया वो हो गया 10। सो अब AB का स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 100 एंड 100 इज इक्वल्स टू 200। सो 200 जो है वो है आपकी वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर। अब इस AC स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए जो 200 होता है उसे हम लोग 10√2 भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए 200 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 100, ठीक है। सो इट इज गिवन एज √200 इज इक्वल्स टू √2 इंटू 10 टू द स्क्वायर 2, ठीक है। अब क्योंकि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसीलिए इसको हम लोग अंडर रूट्स में ही रखते हैं, ठीक है। इसीलिए जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट होता है 200 का, उसको रेडिकल फॉर्म में या सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं 10√2। तो कुछ बच्चों ने इधर तक का आंसर निकाल दिया था पर वो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए कि 2√10 लिखें या 10√2, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10√2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कोडिंग और डिकोडिंग का है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इतना इसमें कुछ रॉकेट साइंस थी नहीं ऑनेस्टली। सो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें प्रोफेसर और जो ये दे रखा है तो इसमें आप देखेंगे P इफ़ वी रिप्लेस इट टू R तो +2 हो रहा है। ऐसी R को अगर आप T से रिप्लेस करेंगे तो +2, अगर आप R के बाद 2 लेटर्स और काउंट करते हैं T आता है, O के बाद 2 लेटर्स काउंट करेंगे Q आएगा, ठीक है। यही पैटर्न सेम फॉलो हो रहा था एंड इसी पैटर्न को अगर आप साइंटिस्ट वाले वर्ड में लगाएंगे तो S के बाद अगर आप 2 वर्ड्स ऐड करेंगे दैट विल बी U, C के बाद ऐड करेंगे तो दैट विल बी E, I के बाद F, ऐसे ही आप कंटिन्यू जब करेंगे तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 4, दैट इज UEKGPVKUV। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके ब्लड रिलेशंस का है। इसमें भी कुछ नहीं, आप डायरेक्टली बस डायग्राम बनाते स्टेटमेंट्स को फॉलो करते तो आप आंसर आराम से निकाल सकते थे। इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन D, दैट इज फादर। कैसे देखिए, सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर, तो ये पिक्चर हो गई। अब इस पिक्चर को दैट इज मेंशन एज P, अब इस पिक्चर को पॉइंट करते हुए जो एक मैन है जिसको Q कहा जा रहा है वो कहता है कि ये जो है दैट इज द ओनली सन, तो ये एक ओनली सन हो गया किसका? ऑफ द ओनली डॉटर। अब ओनली डॉटर ऑफ हुम? ऑफ माई फादर इन लॉ, तो इसका जो फादर इन लॉ की जो ओनली डॉटर हो गई सो दैट इज बेसिकली हिज वाइफ,
ठीक है। तो ये जो लड़का है पी, वो कौन हो गया, वो इसका बेटा हो गया। अच्छा, अब आप लोग कहाँ गलती करते हैं, आप लास्ट स्टेटमेंट नहीं पढ़ते। इसमें देखिए लास्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो क्यू है वो कैसे रिलेटेड है टू द पर्सन पी। तो जो क्यू है वो तो फादर ही है ना पी का। अगर ये पूछा जाता कि पी कैसे रिलेटेड है क्यू से, तब आप सन लगाते, पर आपसे पूछा गया कि क्यू कैसे रिलेटेड है पी से, तो क्यू फादर है किसका, पी का। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज फादर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज अकॉर्डिंग टू सम, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इजी था। इसमें बेसिकली स्टेटमेंट दे रखी थी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और आपको बेसिक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसका आंसर करेक्ट कर लेते। एंड इसका जो करेक्ट आंसर था वो ये था दैट इट इज़ ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वाई, देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कह रखा है दैट अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स कम्युनिकेशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है प्राइमरी ग्रुप एफिलिएशन ऑफ अ पर्सन। सो इट इज़ ट्रू कि जो आपका ग्रुप एफिलिएशन है, जो आपका एनवायरनमेंट है, वो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता ही है, ठीक है। Then second statement is, then your second statement is communication should be understood within the broad social structure and process. So obviously जब कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होता, एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व होता है, इसका सोशल स्ट्रक्चर प्रोसेस सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑब्वियसली आपको कम्युनिकेशन को समझने के लिए एक ब्रॉड सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस को मध्य नज़र रखना चाहिए, राइट। सो हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें आपको मोशन पिक्चर्स कैटेगरी दे रखी है और ऑडियंस टाइप आपको पता लगाना था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सो कैसे ये करेक्टली मैच है, देखिए जो ऑप्शन ए है दैट इज हाईब्रो विच इज इंटेलेक्चुअल एंड सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड ऑडियंस। सो हाईब्रो ऑडियंस जो होती है वो इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइड होती है, तो ऐसी ऑडियंस को हम लोग हाईब्रो ऑडियंस बोलते हैं, ठीक है। अब सेकेंड है मिडिल ब्रो ऑडियंस। तो जो मिडिल ब्रो ऑडियंस है वो कौन सी ऑडियंस होती है, जो डिस्टिंग्विश कर सकती हैं एक अच्छी और बुरी फिल्म्स में। सो बेसिकली जो मोशन पिक्चर्स कैटेगरी है ना, ये आर्ट्स एंटरटेनमेंट इसकी कैटेगराइजेशन है ऑडियंस की, ठीक है। देन द थर्ड इज लो ब्रो। सो लो ब्रो ऐसी ऑडियंस होती है जो बहुत ज़्यादा डेली रूटीन को स्किप करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू स्किप द डेली रूटीन। एंड द डी इज पोस्ट ब्रो। सो ये ऐसी ऑडियंस होती है जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती हैं, इंटेलेक्चुअल होती हैं, एंड दे हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडियम। सो हेंस द करेक्टली मैच इज ऑप्शन सी। ये सारे जो नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में अपनी अपकमिंग वीडियोस में, क्योंकि हम लोग जब पेपर 1 की प्रिपरेशन कराएंगे तो ऑब्वियसली वी विल ट्राई कि हम लोग सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कराएं डिटेल में। Moving towards the next question. So the next question is, the three divisions of signals identified by Charles Peirce are as which among the following? So you have to choose the correct answer, and the correct answer was option C, which is C, D and E, which is iconic, indexical and symbolic. So जानते हैं इसके बारे में। देखिए जो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स थे वो एक अमेरिकन फिलोसफर थे और लॉजिशियन थे, ठीक है। और इनके जो फेमस वर्क है सिमियोटिक्स के ऊपर जाना जाता है। सो बेसिकली सिमियोटिक्स इज व्हाट, इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स। ना पियर्स ने प्रपोज किए थे 3 बेसिक कैटेगरीज, और या फिर हम कह सकते हैं डिविजन्स ऑफ साइंस, और ये 3 कौन से थे, दीज वर आइकन, इंडेक्स एंड सिंबल। सो देखिए जो आइकन होता है वो क्या होता है, वो देखिए जो आइकन होता है दैट इज अ साइन जो रिजेंबल करता है या इमिटेट करता है जो वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फोटोग्राफ है ट्री की, तो उसका जो आइकन होगा वो भी ऐसा ही होगा ट्री जैसा। क्यों, क्योंकि एक एक्चुअल ट्री भी वैसा ही दिखता है, ठीक है। सो आइकन्स आर ऑफन यूज इन विजुअल आर्ट्स एंड आर इंटेंडेड टू बी विजुअली सिमिलर टू देयर रेफरेंट। अगर हम इंडेक्स की बात करें, सो इंडेक्स जो होता है वो साइन होता है जो फिजिकली कनेक्टेड होता है डायरेक्टली, या फिर वो डायरेक्टली कॉज्ड बाय होता है इसके रेफरेंस से। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जो स्मोक होता है उसको हम लोग एज अ इंडेक्स यूज कर सकते हैं ऑफ फायर, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कॉज्ड बाय द फायर। स्मोक फायर की वजह से कॉज होता है, ठीक है। सो इंडेक्सेस आर ऑफन यूज टू इंडिकेट कैजुअलिटी और टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर अ कंक्लूजन। देन द थर्ड इज योर सिम्बल्स। सो जो सिम्बल्स होते हैं वो ऐसे साइन होते हैं जो आर्बिटरी होते हैं रिलेशनशिप में विद व्हाट दे स्टैंड फॉर। सो देयर इज नथिंग अबाउट द साइन itself that necessarily connects it to what it represents, right? So basically जो symbols हैं these are often words or the
abstract concepts that do not physically resembles what they represent. ठीक है, for example, the only reason we know that a stop sign means stop is because we have agreed as a society that is what it means. Other examples of symbols might include letters, numbers, even emojis, right? So hence these were the three symbols. So hence these were the three signs, according to Charles Peirce. Moving towards the next question. So the next question is option. Moving towards the next question. So the next question is, Western concept of communication are based on which among the following? So you have the following options and the correct answer is option B, which is individualism. Why? देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट सही करना था, बिकॉज अगर आप वेस्टर्न कंसेप्ट या अपना वेलफेयर स्टेट की आइडियोलॉजीज लगाएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिविजुअल लिबर्टी ये सब ऑब्वियसली इसके एस्पेक्ट्स होते हैं. ठीक है, सो इसको हम लोग कम्युनिकेशन के वे में समझें तो देखिए, जो वेस्टर्न कंसेप्ट होता है कम्युनिकेशन का, वो ज़्यादातर किस चीज़ पे बेस्ड होता है? वो इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड होता है, विच मीन्स दैट इट प्लेसेस बहुत सारे इम्फेसिस ऑन हुम, ऑन इंडिविजुअल्स के गोल्स, उनके वैल्यूज़, उनके बिलीव्स. सो बेसिकली जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, और ये इन्फ्लुएंस होती है बाय कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो प्रायोरिटाइज करती है इंडिविजुअल फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को और सेल्फ एक्सप्रेशन को. और जो इंडिविजुअलिस्टिक कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली इम्फेसाइज करता है क्लैरिटी, डायरेक्टनेस और असर्टिवनेस को. सो जो वेस्टर्न कल्चर होता है ना, उसमें पीपल, जो लोग होते हैं, उन्हें encourage किया जाता है कि वो एक्सप्रेस कर पाए अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को ओपनली, ऑनेस्टली, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो एक दूसरे के साथ. So hence these are the aspects of individualism. So hence the correct answer is option B, that Western concept of communication are based on individualism. Moving towards the next question. So the next question is, when media creates pictures in the head, they act as which among the following? So you have the following options and the correct answer is option D, that is agents of consonance. Why? देखिए, जब मीडिया क्रिएट करती है हमारे दिमाग में ऐसी पिक्चर्स, so देखिए, when media creates pictures in the head, they act as an agent of consonance. कैसे? बाय रीइंफोर्सिंग जो भी हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं. ठीक है, अब कॉन्सोनेंस क्या होता है? बेसिकली कॉन्सोनेंस को हम लोग रिफर करते हैं ऐसी स्टेट जो स्टेट ऑफ अग्रीमेंट होती है या हार्मनी होती है बिटवीन आवर बिलीव्स और ऐसे मैसेजेस जो हमें मिलते हैं, ठीक है, फ्रॉम मीडिया. सो व्हेन वी सी और हेयर समथिंग इन द मीडिया, जैसे कि कोई पिक्चर या कोई स्टोरी जो हमारे दिमाग में ऐसी इमेज या आइडिया क्रिएट कर सके, और ये क्यों क्रिएट कर पाती है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है दैट वर्क्स टू मेक सेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो हम रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, अब जब मीडिया क्रिएट करती है ऐसी मेंटल पिक्चर्स हमारे दिमाग में जो कंसिस्टेंट है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, what we already know or what we already believe, so it is called consonance. Now this means that the pictures we are seeing or the story जो हम लोग सुन रहे हैं वो मैच करती है हमारे consonance के साथ. So hence media act as an agent of consonance. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑलरेडी बिलीव करती हूँ कि जो डॉग्स होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, और फिर मैं एक पिक्चर देखती हूँ क्यूट डॉग का जो एक बच्चे के साथ खेल रहा है इन द मीडिया, ठीक है, सो इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज इन माई माइंड टू रीइंफोर्स ये बिलीव कि जो डॉग्स होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं नेचर के. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीडिया एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ कॉन्सोनेंस, कि जो मेरे दिमाग में चीज़ें हैं ऑलरेडी बिलीफ या मेरी जो वैल्यूज़ हैं उनसे मैं वही चीज़ें मुझे दिखाई जा रही है, उस चीज़ को मैं अपहेल्ड कर पा रही हूँ. तो ऑब्वियसली दिस मीडिया इज वर्किंग एज एजेंट ऑफ कॉन्सोनेंस. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबमिटिव इवैल्यूएशन इज ऑल्सो नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग. सो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमने अपनी टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया था. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सबमिटिव इवैल्यूएशन, एंड इवन जो यूट्यूब पे टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर आप वीडियो चेक करेंगे उसमें भी मैंने सबमिटिव और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपको पढ़ाया था. तो उसको अगर आप लोग ने अच्छे से पढ़ा हो या सुना हो तो आप ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही कर पाते. सो सबमिटिव इवैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है जानते हैं. इसका जो बेसिकली जो करेक्ट आंसर दे रखा है वो है ऑप्शन डी, विच इज़ इम्पैक्ट इवैल्यूएशन. वाई? अंडरस्टैंड दिस. देखिए, सबमिटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? सबमिटिव इवैल्यूएशन उस टाइप का इवैल्यूएशन होता है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं असेस करने के लिए इफेक्टिवनेस या फिर सक्सेस किसी भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट की. ठीक है, कब? एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड. ठीक है,
नाउ द पर्पस ऑफ सबमिटिव इवैल्यूएशन इज कि वो डिटरमाइन करे कि वेदर जो प्रोग्राम है उसने अपने गोल्स को, जो उसके इंटेंडेड गोल्स थे उनको अचीव किया, या जो उसके इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स थे, एंड देन टू प्रोवाइड फीडबैक दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव फ्यूचर्स इन द फ्यूचर ऑफ दिस प्रोग्राम. सो जो सबमिटिव एवैल्यूएशन होता है वो टिपिकली फोकस करता है कि हम कैसे मेजर कर सकेंगे इफेक्टिवनेस को, ठीक है, सक्सेस को ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, इंटरवेंशन, and after it's been completed. So the goal is to evaluate the overall outcome or impact of the program. So that is why it is also called as impact evaluation. Moving towards the next question. So the next question is, of the following are categories of participants in research. So you have the following options and the correct answer is option A, which is A, B, C and D. So ये बेसिकली जो कैटेगरीज है वो किसने क्लासीफाई किया था? देखिए, वेबर एंड कुक, दे हैव बेसिकली डिस्क्राइब सम डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्वॉल्व करती हैं ऐसे पार्टिसिपेंट टेकिंग रोल इन द एक्सपेरिमेंट्स. अब ये जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनको वेबर एंड कुक ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था. वो कौन कौन से थे? वो थे गुड पार्टिसिपेंट, नेगेटिव पार्टिसिपेंट, फेथफुल पार्टिसिपेंट एंड एप्रीहेंसिव पार्टिसिपेंट. अब जो गुड पार्टिसिपेंट होते हैं वो कौन होते हैं? वो उनको हम लोग प्लीज यू इफेक्ट के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि वो पार्टिसिपेंट होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं कि वो डिसर्न करें आपके एक्सपेरिमेंट के हाइपोथेसिस के साथ, या फिर कंफर्म करें आपके हाइपोथेसिस के साथ, रिसर्चर के हाइपोथेसिस के साथ. सो जो पार्टिसिपेंट एंड बेसिकली ये जो गुड पार्टिसिपेंट होते हैं, इट डज नॉट वांट कि जो आपकी जो एक्सपेरिमेंट है या जो आपकी रिसर्च है वो रुइन हो. अच्छा, अब नेगेटिव पार्टिसिपेंट कौन हो गए? नेगेटिव पार्टिसिपेंट को हम लोग स्क्रू यू इफेक्ट से भी जानते हैं, एंड दीज आर बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स जो अटेम्प्ट करते हैं टू डिसर्न द एक्सपेरिमेंट्स हाइपोथेसिस, बट ओनली इन एन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर रिसर्च, टू डिस्ट्रॉय द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर्स experiments or research. Then third category is faithful participant role. Then the third category is faithful participant. So basically ये ऐसे participant होते हैं जो पूरा follow करते हैं instructions को जो उनको दिया जाता है by the researcher. And the fourth is apprehensive participant. So basically वो participant होते हैं, these are so concerned about how the experiment might evaluate that the responses that the participant behaves in a socially desirable way. So hence the correct answer is option A. Moving towards the next question. So the next question is, use of scientific research to promote one's own cause inappropriately is described as which among the following? So you have the following options and the correct answer is option D, that is junk science. So देखिए, जो जंक साइंस होता है वो टर्म यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब थ्योरीज या फिर ऐसी रिसर्च या फिर ऐसे क्लेम्स जिन्हें हम लोग प्रेजेंट करते हैं एज साइंटिफिक, पर एक्चुअली में वो फॉल्टी होते हैं, इनकम्प्लीट डाटा के ऊपर बेस होते हैं, फ्लॉड रिसर्च मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, और उनका हाइपोथेसिस भी अनप्रूवन नहीं होता, ठीक है, और उनका हाइपोथेसिस भी प्रूवन नहीं होता. सो जंक साइंस कैन बी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या फिर मीडिया आउटलेट्स के थ्रू, जिनका एक सेट एजेंडा हो या फिर बायसनेस हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज value assigned to nominal scale of measurement are which among the following? So you have the following options and the correct answer is option C, that is arbitrary. क्यों? देखिए, जो नॉमिनल स्केल होता है वो कौन सा स्केल होता है? देखिए, जो नॉमिनल स्केल्स होते हैं वो ऐसे टाइप के स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के, जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं रिसर्च में टू असाइन वैल्यूज़ या फिर लेबल्स डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप्स को. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिसर्चर है वो कंडक्ट कर रहा है पॉलिटिकल एफिलिएशन पे स्टडी, ठीक है, सो दे मे यूज अ नॉमिनल स्केल टू असाइन वैल्यूज और लेबल्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज सच एज रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट, ठीक है. ना जो की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नॉमिनल स्केल्स की वो यही है दैट इज दैट कि जो वैल्यूज होती है, लेबल होती है, उन्हें हम लोग असाइन कर देते हैं टू ईच कैटेगरी इन एन आर्बिट्ररी मैनर और बेस्ड ऑन कन्वेंशन रादर देन एनी इनहेरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू. सो इन अदर वर्ड्स, जो वैल्यूज होती हैं असाइन की जाती हैं डिफरेंट कैटेगरीज को इन अ नॉमिनल स्केल, दे डू नॉट हैव एनी ऑर्डर, मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस.
Moving towards the next question. So the next question is the approach of accepting knowledge because people have agreed upon following a reasonable argument is known as which among the following? So you have the following options and the correct answer is option B, that is a priori. Why? देखिए जो a priori होती है basically it refers to knowledge that is known, या फिर ऐसी knowledge जो justifiable है independent of experience या फिर किसी empirical evidence के. So basically, in other words, it is knowledge that can be gained purely through reasoning without the need of any observation or experiment. अब इसके examples हो गए. It includes mathematical truths, logical principles, certain ethical principles, like for example, जो murder है वो गलत है, किसी का murder करना is a not good thing, it is a wrong thing to do, right? So ये आपकी एक a priori knowledge का example हो गया. Moving towards the next question. So the next question is related to cooperative learning. So इसमें cooperative learning के थ्रू कुछ statements दे रखी थी और आपको choose करना था कि कौन सी statement correct है. So the correct answer for this question is option B, which is A and C are correct. Why? देखिए cooperative learning का concept क्या होता है. देखिए cooperative learning जो होती है it is a teaching approach. ये कैसी अप्रोच है, ये इन्वॉल्व करती है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं सो दैट स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में सो दैट दे वर्क टुगेदर और अचीव करें एक कॉमन गोल, या फिर एक उन्हें टास्क असाइन कर दिया जाता है ग्रुप वाइज और उस टास्क को वो अचीव करें. ठीक है, अब जो कॉर्पोरेटिव लर्निंग होती है इसमें स्टूडेंट्स को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं स्मॉल ग्रुप्स में एंड नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ कोलैबोरेट मैनर. ठीक है, मतलब कॉम्पिटिट नहीं करना, आपको एक दूसरे के साथ मिल के कोऑपरेट करके ही काम करना है. ठीक है, अब ये जो अप्रोच होती है प्रमोट करती है कि स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट बढ़ता है, हर स्टूडेंट के पास इंडिपेंडेंस होती है पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स का, उनकी सोशल स्किल्स इन्हांस होती हैं कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ. ठीक है, और लीडरशिप क्वालिटी इन्हेंस होती है, टीम वर्क का जो एसेंस आता है वो आता है बच्चों में. सो ये है बेसिक आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. अब वापस चलते हैं क्वेश्चन के थ्रू. सो क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ए एंड सी. सो ए इज ग्रुपिंग कंसिस्टिंग ऑफ हाई एवरेज लो अचीवर्स आर हेट्रोजीनियस. सो ऑब्वियसली जो ग्रुपिंग होती है कोऑपरेटिव लर्निंग में वो इस बेसिस पे नहीं होती कि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं इनको एक ग्रुप में कर दिया जाएगा, एवरेज बच्चों को एक ग्रुप में, और जो जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते उन्हें एक ग्रुप में. ऐसा नहीं होता है, अलग अलग बच्चों को रैंडमली चूज़ किया जाता है सो दैट सबको एक चांस मिले. ज़रूरी नहीं है जो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, हो सकता है उसकी कुछ फील्ड अलग हो, कोई सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो. ठीक है, देन द सेकेंड इज ऑप्शन सी, विच इज़ स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल्स. ये भी बात सही है. जो ऑप्शन बी है कि स्टूडेंट्स आर मोस्टली पैसिव, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप में आपके एक्टिव भी हो सकते हैं. और जो स्टेटमेंट डी और ई है वो भी गलत है, क्योंकि जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है दैट इज़ इंडिविजुअली ओरिएंटेड, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे ग्रुप को रिवॉर्ड दिया जाता है. अगर कोऑपरेटिव लर्निंग में फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप्स डिवाइड कर दिए और एक टास्क दिया गया तो जो ग्रुप जीतेगा वो पूरे ग्रुप को ही हम लोग रिवॉर्ड देंगे. ऐसा नहीं है कि उस ग्रुप के किसी एक पर्सन या किसी एक स्टूडेंट को उठा के हम कहेंगे कि आपको ये रिवॉर्ड मिलता है. देन ई इज स्टूडेंट्स रिसीव इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओनली फ्रॉम द टीचर्स. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रुप बनाए इसलिए गया है कि वो आपस में भी कम्युनिकेट कर पाए, तो वो एक दूसरे से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से भी लेते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस से भी लेते हैं. सो स्टूडेंट्स रिसीव इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड नॉट ओनली फ्रॉम टीचर्स बट बाय देयर ओन एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन. Moving towards the next question. So the next question is Akshay, an 8-year-old boy, was emotionally stable and performed well in school, but his parents have divorced recently. So due to this, he has become a very anxious child. अब जो अक्षय है उस टीचर अपनी उसके अक्षय की हेल्प कैसे कर सकता है कि वो एंशियस हो गया है बिकॉज कुछ इसके फैमिली में चीज़ें हुई. तो ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे और जिसमें से जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, दैट इज हिज टीचर कुड प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स एंड चॉइसेस. वाई? सी, टीचर्स वुड प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स एंड चॉइसेस टू स्टूडेंट्स विद एंग्जाइटी फॉर सेवरल रीजंस. देखिए जो एंग्जाइटी होती है दैट कैन बी सिग्निफिकेंट बैरियर टू लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट वो उनकी एंग्जाइटी के लेवल्स को रिड्यूस कर सकता है. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट रखेंगे तो वो इट विल जनरेट अ सेंस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी उनके लिए. ठीक है, सेंस ऑफ सेफ्टी. सो
ऐसा क्यों? सो here are some reasons, some specific reasons why teachers should use structure organizational tools when students have anxiety. सबसे पहला कि अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है. सो एंग्जाइटी जो होती है वो राइज ही इसलिए होती है कि अनसर्टेनिटी जो होती है, लैक ऑफ कंट्रोल होता है, इसकी वजह से. देन द अनदर रीजन इज ब्रेकिंग डाउन टास्क. सो अगर हम लोग ज़्यादा ओवरवेलमिंग टास्क दे देते हैं तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है. सो बाय ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल स्टेप्स, जो टीचर होता है वो हेल्प कर सकता है स्टूडेंट की कि वो लेस ओवरवेल्म फील करे, लेस एंग्जाइटी से हो, और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करे इन देयर एबिलिटी टू कंप्लीट द वर्क. Then the next point, then the next reason could be providing organizational tools. So teachers can provide organizational tools such as checklist या फिर schedules या फिर organizers जो help करेंगे students को कि वो अपने work पे top पे हैं और उनकी anxiety भी reduce होगी. ठीक है. So these are the following points. So hence the correct answer was option A. So moving towards the next question. So the next question is, which of the following statements best describes formative evaluation in evaluation procedure? So you have the following options and the correct answer is option B, which is the teacher clarifies the doubts of the students in the class itself. So देखिए formative evaluation होता क्या है. So देखिए formative evaluation ऐसा evaluation होता है which is an ongoing and continuous process of collecting feedback, और जिसमें हम असेस करते हैं प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लर्निंग और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस. ठीक है. अब जो गोल होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, दैट इज टू प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स सो दैट दे कैन मेक एडजस्टमेंट्स एंड इम्प्रूव टू द लर्निंग एक्सपीरियंसेस. अब जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है दैट इज टिपिकली कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन and its results are used to inform and improve instruction decisions and practices. So summative evaluation जो होता है वो एंड में होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है. ठीक है. एंड में नहीं होता है. सो दैट इज़ वाई जब कोई टीचर अपना डाउट क्लैरिफाई कर रहा है बच्चे का, या फिर जो क्लास टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, और जो फीडबैक मिल रहा है ऑन द गोइंग प्रोसेस, सो दैट इज बेसिकली व्हाट दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज you have to identify the correct sequence of using cognitive apprenticeship model in the classroom. So basically इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, विच इज मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन. हाउ? सी, जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल है वो एक इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क है जो इन्वॉल्व करता है प्रोवाइडिंग लर्नर्स विद स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट एंड गाइडेंस सो दैट दे लर्न न्यू स्किल्स एंड न्यू टास्क. अब जब लर्नर्स को न्यू स्किल्स या फिर न्यू टास्क लर्न करना है, तो ये जो मॉडल है वो बेस्ड है आइडिया दैट लर्निंग अकर्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अप्रेंटिसशिप, whereas so basically learners work alongside more experienced practitioners, और फिर जब अपने इस एक्सपीरियंस लोगों के साथ लर्नर्स काम करते हैं तो वो डेवलप करते हैं अपनी स्किल्स को और अपनी नॉलेज को. सो जो स्टेप होगा दैट विल बी सबसे पहले मॉडलिंग, देन कोचिंग, देन स्कैफोल्डिंग, देन आर्टिकुलेशन, फिर उस चीज़ को वो रिफ्लेक्ट करेंगे अपने काम को, रिफ्लेक्शन एंड देन एक्सप्लोरेशन. Moving towards the next question. So the next question is of your data interpretation. Data interpretation, I'm very glad कि जो data interpretation हमने solve करवाया था अपनी वीडियोज़ में, ज़्यादातर मैंने फोकस परसेंटेज पे किया था, क्योंकि का परसेंटेज का कंसेप्ट ही इतना इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल्स में, मैथमेटिकल रीजनिंग में, DI में बहुत यूज़ होता है. तो अगर परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये DI आप पाँचों के पाँचों क्वेश्चन सही कर सकते थे. कैसे? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो नंबर है एम्प्लॉयज़ के हु गॉट प्रमोटेड फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट. तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो प्रमोट किए गए हैं HR डिपार्टमेंट से. अब वो परसेंट क्या है, वो है 11%. ठीक है. अब 11% कितना हुआ 600 का, दैट इज 66. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो अभी भी काम कर रहे हैं HR डिपार्टमेंट में, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ था, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे. तो वो कितने थे, वो थे 12%. 12% किसका, ये ध्यान में रखिए, वो था नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ विच इज़ 1800. सो 12% ऑफ 1800 इज 216. सो अब 66 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 216, विच इज़
30.56% approximately. So hence the correct answer is option B. Moving towards the next question. So the next question is, the total number of employees who got promoted from all the departments together is approximately what % of the total number of employees working in all the departments together. So इसमें ना आपको डायरेक्ट सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी कि आप सारी वैल्यूज़ निकालें बैठ के, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की जो अभी काम कर रहे हैं या फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की जो प्रमोट हुए हैं. देखिए डायरेक्टली, देखिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो प्रमोट किए गए हैं, टोटल नंबर क्या दे रखा है, 600 दे रखा है. डायरेक्टली लिख लीजिए. टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो अभी भी काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में, या टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में, वो कितना दे रखा था, उसकी वैल्यू दे रखी थी 1800. तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर लीजिए कि 600% जो है वो 1800 का कितना है. तो टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ 600 इन रिलेशन टू 1800 बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल इंटू 100%. तो जहाँ पार्ट है वो नंबर होगा दैट यू वांट टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ, एंड जो होल होगा दैट इज़ द टोटल नंबर. ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, जो पार्ट है वो 600 हो गया, होल जो है वो 1800 हो गया, और जो परसेंटेज होगी दैट विल बी 600 इन रिलेशन टू 1800. सो द परसेंटेज विल बी 1600 अपॉन 1800 इंटू 100. दैट इज 0.333 into 100, right? So it equals to 30. By solving this you will get 33% as the answer. So therefore 600 is 33.3% of 1800. So hence the correct answer is option D, which is 33. Moving towards the next question. So the next question is, total numbers of female employees working in the production and marketing department together is what? तो सबसे पहले आपको अलग अलग फीमेल का एम्प्लॉय जो नंबर है वो निकाल लेना था प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और फिर इनका सम कर देना है. पर दिक्कत ये है कि फीमेल का नंबर तो दे नहीं रखा था, पर आपको मेल का नंबर दे रखा है. तो फीमेल का नंबर कैसे निकालेंगे आप, बाय सब्सट्रैक्टिंग द मेल एम्प्लॉयज़ नंबर. बट ये DI था बहुत लेंथी, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी थी, आपको हर एक चीज़ की वैल्यू निकालनी थी कैलकुलेट करके. तो देखिए अब आपको क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ बताने थे वर्किंग इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. अब सबसे पहले निकालेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो जो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 35% है. सो 35% ऑफ 1800 कितना हो गया, 630. अब जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं, वो 50% हैं, पर वो 50% 1800 के नहीं हैं, वो 58% 1020 के हैं. सो 50% ऑफ 1020 इज़ 510. सो जो फीमेल हो गई वो कितनी हो गई, जब मेल 510 हैं 630 में से, तो फीमेल्स हो गई ऑब्वियसली 630 माइनस 510 विच इज़ 120. ठीक है, तो फीमेल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो गई आपकी 120. ऐसे ही आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट का निकालेंगे कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे दैट वर 18%. सो 18% ऑफ 1800 इज 324. मेल जो है वो 15% थे ऑफ 1020, तो दैट इज़ 153. सो जब आप 324 को माइनस करेंगे 153 से, सो दैट इज़ 171. सो हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 120 plus 171 which is 291. So the correct answer is option C. Moving towards the next question. So the next question is, इसमें पूछा गया था, if half of the numbers of employees who got promoted from the IT departments were male, then approximately what percentage of males who got promoted from the IT departments was? So सबसे पहले आपने इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. अब आप इसका करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप निकालिए जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रमोट किए गए हैं IT डिपार्टमेंट से, तो वो कितने हैं, वो 26% है. 26% ऑफ व्हाट, 600. सो दैट इक्वल्स टू 156. अब ऐसे ही इसमें से आधे मेल थे, तो 156 में से आधे मेल थे, दैट इज 78. 156 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 78. अब जो मेल एम्प्लॉयज़ थे दैट वर टोटली व्हाट, दीज वर IT डिपार्टमेंट में जो मेल एम्प्लॉयज़ थे वो थे 20% ऑफ 1020 दैट इज़ 204. ठीक है, तो अब आपको ये निकालना है कि 78 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 204. सो वही प्रीवियस फार्मूला जो हमने बताया था आपको, परसेंटेज वाला, पार्ट अपॉन होल इंटू 100 करके. सो अब इस केस में क्या हो गया, जो पार्ट है दैट इज़ 78 और जो परसेंटेज है वो है आपका 204. होल जो है वो 204 है. सो परसेंटेज जो आएगा दैट विल बी 78 अपॉन 204 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 38.
38%. So 78 is approximately 38% of 205. So hence the correct answer is option D, that is 38%. Now the next question is, how many females work in the accounts department? So you have the following options and the correct answer is option A, which is 309. कैसे, देखिए जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो कितने हैं 20%. 20% ऑफ व्हाट 1800. सो 20% 1800 का हो गया 360. और जो टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं, वो हैं 5% अकाउंट्स डिपार्टमेंट में. तो 5% ऑफ 1020 इज़ 51. ठीक है, तो आप टोटल नंबर एम्प्लॉयज़ में से मेल एम्प्लॉयज़ माइनस कर देंगे, आपके फीमेल एम्प्लॉयज़ निकल जाएंगे. सो टोटल नंबर थे एम्प्लॉयज़ 360, मेल एम्प्लॉयज़ उसमें से फिर 51, इसे माइनस करेंगे, आपका आंसर आ गया 309. सो जो फीमेल एम्प्लॉयज़ थी आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में, दीज वर 309 फीमेल एम्प्लॉयज़ वर देयर. सो हैंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज़ 309. नाउ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं. तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके पास PDF अवेलेबल होगी, तो उसमें पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है. मैंने इधर PPT में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फिर कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो कोई फ़ायदा नहीं था लगाने का. ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन थे ना वो इंक्लूड कर दिए हैं. सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था दैट USA. तो देखिए सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. बहुत इजी होता है. करना क्या है, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको ना अपना लॉजिक नहीं लगाना. जो आपको कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है उसको आप लोग, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना. तो जो आपको कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है, जो पैसेज दे रखा है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है और उसी नॉलेज के बेस पे आपको आंसर देना है. ठीक है, आप जो पैसेज एक बार पढ़ लीजिए जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं, बल्कि मैं तो कह रही हूँ पैसेज भी मत पढ़िए, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़िए और जो क्वेश्चन की जो लाइन है वो पैसेज में जहाँ पे आप फिर वो पैरा रीड करिए और आपको आंसर मिल जाएगा. बहुत बेसिक है. देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि USA परचेज वास्ट टेरिटरीज फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग, और आपको इसमें से चूज करके बताना था. और इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन डी, विच वाज A एंड D, दैट इज फ्रांस एंड रशिया. अब जब आप आंसर में देखिए फ्रांस एंड रशिया दे रखा है, इसमें आप अगर यही कोड वर्ड्स जो क्वेश्चन में दे रखे हैं ऐसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे स्कैनिंग वे में, तो देखिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है. इसमें दे रखा है साफ साफ USA ऑल्सो परचेज वास्ट टेरिटरीज फ्रॉम लुइसियाना एंड अलास्का फ्रॉम फ्रांस एंड रशिया. डायरेक्टली दे रखा है, कुछ इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना था, बस रीड करना था, आप आंसर दे पाते इसका आराम से. देन ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के. तो इसमें कहा गया था कि जो USA था वो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियल पावर कब बना. तो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस वाज ऑप्शन डी, विच वाज बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. कैसे, देखिए आप देखिए सेकेंड पैरा जो था कॉम्प्रीहेंशन का, उसमें ये जो लाइन है जो स्टार्ट होती है सिविल वॉर के बाद से, इसमें साफ साफ दे रखा है दैट USA हैड बिकम द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी. और आंसर भी आपका यही है. So hence the correct answer is option D. Moving towards the next question. So the next question is statement wise. दो statement दे रखी थी, सही statement बतानी थी इसमें से, and the correct answer was option C कि जो statement पहली है वो correct है और जो statement second है वो incorrect है. Why? देखिए पहली statement में दे रखा था कि जो territories हैं जो वेस्ट कोस्ट में नॉर्थ अमेरिका के, वो USA का पार्ट बनी बाद में देन दोज ऑफ द ईस्ट कोस्ट. ठीक है, ये डायरेक्टली देखिए आप पहली ही लाइन जो पहली थर्ड लाइन है इसमें आपको दोनों ऑप्शंस इसमें स्टेटमेंट का आंसर मिल जाएगा. सो देखिए जो पहला इसमें दे रखा है ड्यूरिंग अबाउट 100 years आफ्टर द इंग्लिश कॉलोनीज ऑन द ईस्ट कोस्ट नॉर्थ अमेरिकन्स हैड वन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक है, द वेस्टवर्ड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, देखिए जो लाइन है थर्ड लाइन, द वेस्टवर्ड टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स took place at the cost of the American Indian tribes. So hence जो statement first है वो correct है. So hence जो statement first है वो correct है और जो statement second है कि USA gained independence from England in the 19th century वो wrong है, वो दे रखा है 18th century. ठीक है, so USA gained independence from England in the 18th century, not in 19th century. Moving towards the next question. So the next question is the resistance of American Indians against territorial expansion of USA ended in which among the following options? So you have the following answers and the correct answer is option B, which is about 25 to 30 years after the civil war in France. How? देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले ही पैराग्राफ में
ये देखिए 2 आपको ईयर्स दे रखे हैं बहुत क्लियरली। तो जब आप सेकंड, ये जो सेकंड हाईलाइट में देखेंगे, इसमें दे रखा है बिटवीन 1861 टू 1865 देयर वाज अ सिविल वॉर। ठीक है, ये आपको ये स्टेटमेंट मिल गई। और इससे ये जो पहला हाईलाइट है इसमें दे रखा है कि अमेरिकन इंडियन रेजिस्टेंस दीज इंक्रोचमेंट बाय 1890। तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप 1865 से और 1890 का डिफरेंस देखेंगे तो 1890 माइनस 1865 दैट इज अप्रॉक्सीमेट हाउ मच, सो दैट इज बेसिकली 25 ईयर्स ऑफ डिफरेंस। हैंस सो जो ऑप्शंस दे रखे थे इसमें जो सबसे रेलिवेंट ऑप्शंस था दैट वाज 25 to 30 ईयर्स आफ्टर द सिविल वॉर, राइट। पहले नहीं, बी और सी ऑप्शन में दे रखा है 25 to 30 ईयर्स, पर सी में दे रखा है कि 25 ईयर्स बिफोर द सिविल वॉर। ऐसा नहीं, सिविल वॉर हुआ था 1865 में, 1861 टू 1865 में, और जो इंडिपेंडेंस की जो बात हुई है वो 1890 में हुई है। सो हैंस जो डिफरेंस था दैट वाज आफ्टर 25 years after the civil war in USA. Hence the correct answer is option B. So yes, these were all the questions for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. We will start paper 1 with full preparation and full conceptual clarity soon. So stay tuned. Thank you.